अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बैक पेन या कमर का दर्द। कमर की दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, किस किस तरफ फैल सकता है, इसकी क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसे हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको कब दवाई लेने की ज़रूरत है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको घबराने की ज़रूरत है और आपको एक डॉक्टर को कब दिखाने की ज़रूरत है। हम इन तमाम चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स बने हुए होंगे। अगर आपको जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जंप करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस जगह को टिक करेंगे तो आप वीडियो के उस हिस्से पे चले जाएंगे जहाँ पे आपने जो चीज़ सुनना चाहते हैं। इसके अलावा जो सवालात वगैरह इस वीडियो से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप जाके अगर आपसे ज़हन में भी वो सवालात हुए और मैंने वो आंसर किए हुए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाय दैट इंट्रोडक्शन यहीं पे स्टॉप करते हैं और मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, कमर के दर्द की अगर बात की जाए ना तो कमर का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि तकरीबन ज़िंदगी में 100 में से हर तकरीबन 95 बंदे एक ना एक बार ज़िंदगी में ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें कमर का दर्द हुआ होता है। अब इस कमर के दर्द की जो है ना बहुत सी वजूहत ऐसी होती हैं जो कि प्रिवेंटेबल होती हैं, जिन्हें आप दर्द को होने से रोक सकते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है जब दर्द शुरू हो जाता है तो फिर आप कोई ना कोई नॉर्मल एक पेन किलर लेके आप रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो पेन किलर काम नहीं कर रहे होते और किन वजूहात में नहीं कर रहे होते हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आम तौर पर जो तकरीबन यूँ समझे कि 90% कमर का दर्द होता है ना वो किसी ज़्यादातर बीमारी की अलामत नहीं होता, वो अमूमन आपकी डेली एक्टिविटीज़ आप जो नॉर्मली रूटीन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी वजह से हो रहा था कि आपने कोई भारी वज़न उठा लिया या ज़्यादातर टाइम तक आपने झुक के काम किया या आपका जो एक नॉर्मल बॉडी पोस्चर हो है। एक चीज़ कहलाती है एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि आप जो सिटिंग पोस्चर है या आप जो काम करने का आपका तरीका है अगर वो नॉर्मल कंफर्टिंग पोजीशंस ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर पेन होता है। ठीक है, स्पेशली अगर आप अपने हेड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द हेड काम कर रहे हैं तो भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। आप झुक के काम कर रहे हैं तो भी आपकी कमर पे दर्द हो सकता है। अगर आप यूँ करके काम करें तो भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सी बार वजूहात क्या होती हैं 90% ऑफ द टाइम कमर का दर्द इन्हीं वजूहात की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है इसके पीछे कोई बीमारी होती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बात करें कमर के दर्द के अलावा तो कमर का दर्द जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लोग जो कि थोड़े तालीम याफ्ता नहीं होते उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उनके नज़दीक जो दर्द होता है वो एक ही किस्म का होता है। अगर आप किसी मरीज़ से पूछते हैं ना कि आपको दर्द किस किस्म का हो रहा है, ठीक है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे 2 सवाल पूछेगा। पहला कि दर्द का नेचर क्या है। अब दर्द जो होता है ना वो मुख्तलिफ नेचर्स का होता है, ये चुभने वाला भी हो सकता है, ये दबाने वाला भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने गोली मारी हो और शूटिंग किस्म का हो रहा हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर अगर गुर्दों में कहीं पथरी है तो उसका पेन बड़ा वेग किस्म का होता है। ठीक है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम के नेचर के पेन होते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे पहली चीज़ ये पूछेगा आपसे कि किस नेचर का पेन है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि दर्द तो दर्द होता है, दर्द की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर नेचर जो होती है ना दर्द की या जिस किस्म का दर्द होता है उसकी वजूहात डिफरेंट होती है। ठीक है, और दूसरा सवाल जो कोई भी डॉक्टर को पूछेगा पेन की शिद्दत कितनी है, उसमें नॉर्मली हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, पेन स्केलिंग मेथड होता है। उसमें हम ज़्यादातर मरीज़ों से पूछ रहे होते हैं कि भाई आप एक स्केल इमेजिनरी स्केल है कि 0 पे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं है और 10 पे आपको बहुत शदीद दर्द है, तो आप इसको कितने नंबर देंगे, इस दर्द को कितने नंबर देंगे कि ये दर्द कितना शदीद है। ठीक है, तो ये जो पेन होते हैं ना इनके करैक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के जब मैं वजूहात की बात करूँगा तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा भी कौन सी नेचर का पेन किस वक्त होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कमर का दर्द क्या है। ठीक है, अब कमर के दर्द को एक डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए बहुत सी 90% ऑफ द टाइम जो कमर का दर्द होता है वो बगैर किसी वजह के हो रहा होता है, वो छोटी मोटी आपकी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बताता हूँ चीज़ों की, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर जो आपका कमर का दर्द है वो तकरीबन कुछ हफ्तों से चल रहा है, ठीक है, 1 या 2 दिन की बात नहीं है, कुछ हफ्ते हो गए ये दर्द जा ही नहीं रहा। दूसरी चीज़ कि ये जैसे रेस्ट पे ना जो नॉर्मल दर्द होता है वो क्या होता है, जो आमतौर पर ज़िंदगी में पेन होता है वो आप अगर रेस्ट लेते हैं, आप लेटते हैं, सुकून करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कमर का दर्द फिर भी जो है रिलीफ़ नहीं हो रहा और 2-3 हफ्ते हो गए हैं वो चले जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ठीक है। इसके अलावा अगर ये दर्द टांगों की तरफ फैल रहा हो, ठीक है, और या फिर घुटनों की तरफ जा रहा हो या घुटनों से नीचे की तरफ जा रहा हो, मतलब कहीं पे भी जिस्म में फैल रहा हो ये दर्द, तो भी ये चीज़ जो है वो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
ठीक है। अगर इसकी वजह साथ पेन के आपको जो कमर में दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ आपको जिस्म में कहीं पे कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आपकी टांग में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आपको इस किस्म की कोई चीज़ महसूस हो रही हो कि भाई आपके जिस्म में वो ताकत नहीं है आपके कमर से नीचे नीचे, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपकी जो वेट लॉस है, अगर आपको दर्द है, ठीक है, अब जो दर्द है ना, अब दर्द आपको इस किस्म का है कि आपका इसके साथ साथ वज़न भी कम हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ घबराने की ज़रूरत है। वज़न कम होने में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हो सकता है और भी चीज़ें हों, आपके खुराक वगैरह का भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन दो बीमारियाँ ऐसी हैं जो कमर के दर्द के साथ वेट लॉस कराती हैं। कम वज़न भी कम हो रहा होगा और कमर में दर्द भी हो रहा होगा और लंबे अरसे से चल रहा होगा, टीबी और कैंसर, ठीक है। और बाज़-औक़ात क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी करवा रहा होता है जो हड्डियों की कमज़ोरी है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, टीबी और कैंसर के अंदर ये ज़्यादा चीज़ें दोनों ख़ास तौर पर मिलती हैं, ठीक है। कमर का दर्द साथ में वेट लॉस, बट अगेन दिस इज़ जस्ट अ बेसिक नॉलेज। टेस्टिंग एक स्पेसिफिक डॉक्टर ही करेगा जैसे कि नॉलेज के लिए आपके पास। इसके अलावा बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है या आपको डायरिया हो गया कमर के साथ, कमर का दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ आपको जो है पेशाब पे कंट्रोल नहीं रह रहा, आपका पेशाब बार बार निकल रहा है, ठीक है, या फिर आपको पेशाब आ ही नहीं रहा, यूरिनरी रिटेंशन हो गई है, ठीक है, ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है कोई, या फिर आपको जो है खाना जो है वो या तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है या फिर आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, या फिर आप कहीं गिरे थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर आप कहीं गिरे थे या आपको कहीं बैक पे चोट लगी है या आपको किसी ने मारा है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ना बड़ी ख़ास इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। अगर आपको इन तमाम चीज़ों में से जो मैंने बताई हैं कोई भी हो रही हो, तो आपको कमर के दर्द के साथ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर कमर के दर्द की वजूहात की बात करें तो इसमें मैं थोड़ा सा कैटेगराइज आपको थोड़ा सा ना इसको ग्रुप्स में समझाता हूँ। देखें, अगर आपने कोई भारी वज़न वगैरह उठाया है या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से आपके जिस्म के ऊपर लोड पड़ा है, आपकी कमर पे लोड पड़ा है, तो बाज़-औक़ात क्या होता है, इसकी वजह से जो आपके मसल होते हैं या फिर आपके पट्टे जो होते हैं जो आपके जिस्म को मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहे होते हैं या जो वज़न उठा रहे होते हैं, ठीक है, जो गोश्त होता है, बाज़-औक़ात क्या होता है उसमें कोई ना कोई गोश्त कहीं से फट जाता है या तो जिसकी वजह से वहाँ पेन हो रहा होता है। अब ये जो पेन होता है ये बाज़-औक़ात क्या होता है कि कुछ हफ्ते तक चलता है, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक चलेगा, ठीक है, और ये जब आप नॉर्मल पैनाडोल वगैरह लेंगे तो उससे ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा जब आप मूवमेंट वगैरह करेंगे तो उसके साथ भी ये पेन ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये इन धागों से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो लिगामेंट्स होते हैं बाज़-औक़ात जब हम वज़न वगैरह उठा रहे होते हैं तो इन लिगामेंट्स में भी स्ट्रेन आ जाता है या कहीं इनमें भी चोट लग जाती है। जब इनमें चोट लगती है तो इसमें भी सेम चीज़ होती है, जब आप मुड़ते हैं, हिलते जुलते हैं तो आपको दर्द ज़्यादा हो रहा होता है, वो बाज़-औक़ात बैठे बैठे भी हो रहा होता है, ठीक है। ये भी 1 से 1.5 हफ्ते तक का पेन होता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है। पेन किलर लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा आ जाएगा। फिर इसके अलावा आता है डिस्क का पेन। अब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके दरम्यान में छोटी बड़ी वर्टिब्रल डिस्कें होती हैं, तो समझें जो कोई भी बड़ा लोड होता है उसके दरम्यान में छोटी छोटी गरारियाँ लगी हुई होती हैं। इसी तरह हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी छोटी डिस्कें लगी हुई होती हैं जो कि नरम होती हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है कि वो फट जाती हैं ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से। उसका जो पेन होगा वो पेन किलर से नहीं जाएगा, ठीक है। वो पेन बड़ा सॉलिड होगा, वो 2 या 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक चलता रहेगा और वो पेन में फ़र्क नहीं आएगा। आप बेशक टैबलेट खाएँ या आप सुकून करें या रेस्ट करें। अब ये जो मसल का पेन होता है या फिर लिगामेंट का पेन होता है, ज़्यादातर रेस्ट में ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा पेन आता है आर्थराइटिस का। अब जो आर्थराइटिस क्या है जी, आपकी जो हड्डियाँ हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। अब ये जो आर्थराइटिस होता है जब रीढ़ की हड्डी में होता है तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी बड़ी फ्लेक्सिबल जो है ना, आपको बार बार हिलानी जुलानी पड़ती है। आर्थराइटिस की वजह से वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, आपके जो जॉइंट होते हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी स्पाइन होती है, जो स्पाइनल कैनाल होती है या जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है जिसके अंदर जो दिमाग से हराम मगज़ नीचे उतर रहा होता है, ठीक है, जो नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही होती है, जो दिमाग का हिस्सा है, उसको जो है ना, क्योंकि हड्डियाँ सूज रही होती हैं तो उसकी वजह से जो वो स्पेस होता है या जो कनाल होती है जो उसके लिए बनी हुई थी, जो पाइप में सिर्फ और सिर्फ दिमाग का गोश्त आना था या जो नर्व्स आनी थी, जो स्पाइनल कॉर्ड आनी थी, वो पतली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। उसकी वजह से और बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा वहाँ पर पेन भी हो रहा होता है, ठीक है। अब ये जो पेन हुआ या ना रेस्ट से उसका ताल्लुक होगा, ये हफ्तों वाला पेन होता है, ठीक है। इसमें कोई रेस्टिंग वाला सीन नहीं कि आपने सांस लिया तो ठीक हो गया। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डियों के कमज़ोर होने को। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इनके अंदर से विटामिन डी निकल जाता है, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनकी उम्र 60 साल के करीब है या 50 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है और उनके छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, और उसकी वजह से अमूमन उनका हाथ भी बन जाता है। जो बहुत सी ख़वातीन आपने देखी होंगी, बुज़ुर्ग जो है ना, वो पुरानी एज की, जो कि यूँ
जिन्हें कुब्बापन भी कहते हैं, वो काफ़ी झुक जाती है उनकी कमर, ठीक है। वो भी बेशनाजर पर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रही होती है। अब ये जो होता है इसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स बन जाते हैं आपकी कमर के अंदर, जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी को पेन भी करवाते हैं। इसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी में जान भी नहीं रहती, ठीक है। तो इसका इलाज तो सिंपल है कि आप जो विटामिन वगैरह है वो लेंगे, विटामिन डी वगैरह लेंगे और जो कैल्शियम वगैरह उसके सप्लीमेंट्स वगैरह लेंगे, ठीक है। ये वो सादा सी वजूहत हैं जो कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी से हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि और मसाइल जो होते हैं वो भी रीढ़ की हड्डी के साथ आ रहे होते हैं, मतलब बैक पेन के साथ आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे जो किडनी स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो गुर्दों की पथरी होती है, गुर्दों की पथरी जो होती है ना, बड़ा सॉलिड किस्म का पेन होगा। जब वो पेन होगा ना तो यकीन करके जानिए मरीज़ रोता है और बड़ा ही एक्यूट पेन होता है। वो बोलता है बस मुझे लिटा दो, ना उसे लेटे सुकून आ रहा होता है ना बैठे सुकून आ रहा। तो ये घंटों का पेन होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा। वो पेशेंट आप हॉस्पिटल आए बगैर सुकून आ ही नहीं सकता उसको घर पे, यहाँ जब तक उसको दर्द का टीका ना लगे, ठीक है। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि भाई कोई छोटी मोटी चोट लगी हुई होती है या फिर कहीं पे एब्सेस बना हुआ होता है, पस जमा हुई भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बाज़ वक़्त पेन करवा सकती हैं, लेकिन इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन किडनी स्टोन काफ़ी कॉमन है। किडनी स्टोन का पेन होता है ना, बड़ा यूँ से चुभने किस्म की नौयत का होता है और एकदम से होगा और इंसान के आंसू निकाल देता है, ठीक है। ओके, तो रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए या वो चीज़ें जो कि हों अगर एक इंसान के अंदर, तो उसको बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है एज यानी कि उम्र। अगर आपकी उम्र 60 साल के करीब है, 50 साल से ऊपर है, तो आपको वेट उठाने से गुरेज करना है, आपने अपनी कमर की हिफाजत करनी है, ठीक है। 60 साल से ऊपर जो है ना, वो यूँ समझे कि अपने वज़न उठाना अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर आते होता है, ठीक है। एज इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा कमर में दर्द होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके मतलब जवान लोगों में भी होती है कमर का दर्द, लेकिन जो कमर का दर्द बुढ़ापे में होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो यानी कि वो किसी न किसी बीमारी की निशानदेही कर रहा होता है। लेकिन जो जवानी का दर्द होता है वो आमतौर पे कोई नॉर्मल सी चीज़ की वजह से हो रहा होता है, कोई डेली रूटीन में या पूरी डेली लाइफ में आपने वैसी चीज़ की जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। वो लोग जो कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, हल्की फुल्की भी एरोबिक एक्सरसाइजेज, रनिंग वनिंग वगैरह, लिफ्टिंग वगैरह, हल्का फुल्का भी, बस बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, उनके अंदर कमर का दर्द होने की ज़्यादा। या वो लोग जिनका ऑफिस वर्क होता है जो 24 घंटे बस बैठे ही रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो बेशक उनके यंग एज भी हो लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो है ना कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉस्चर की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। जो यंग एज होती है उसमें ज़्यादातर जो पेन होता है वो पॉस्चर की वजह से होता है। फिर आता है अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप ओबीस हैं, अगर आप मोटे हैं, तो भी आपको पेन का ओबियसली जो आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर वज़न पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी पेन स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई आपको बीमारी है जो कि आपके जिस्म को कमज़ोर कर रही है, मिसाल के तौर पे कोई शुगर है आपको, या फिर आपको जो है वो कैल्शियम की कमी है, यहाँ पे आप दूध नहीं पीते, ठीक है, तो उसकी वजह से भी, या कोई और अंडरलाइन डिजीज़ है, यानी कि आपको कोई आंतड़ियों का मसला है, इंटेस्टाइन का मसला है, जिसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन वगैरह एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, आपके जिस्म के अंदर जा ही नहीं रहे, जज़ब ही नहीं हो पा रहे, तो भी आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ सकती है। यानी कमज़ोरी की कोई भी वजह हो वो कमर के दर्द की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। फिर आता है स्मोकिंग। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें कमर का दर्द होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट ऐसा है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, इनमें ना अमूमन तो देखा गया है कि उनको कमर का दर्द होने आम वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वो वजूहत हैं जिनकी वजह से या जिनकी बिना पर कह सकते हैं कि इन अगर ये चीज़ें पाई जाएँ तो उस इंसान को कमर का दर्द होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ये रिस्क फैक्टर है कमर के दर्द का। ओके, तो प्रिवेंशन की बात की जाएगा, ठीक है, इससे बचा कैसे जाए। देखिए, बचाओ ना बड़ा अहमियत का आमिल है, जिससे जब कमर का दर्द शुरू हो जाता है ना तो उसे रोकने के लिए अमूमन दवाई खा ली जाती है, लेकिन ये कि कमर का दर्द होने से बचाना ज़्यादा ओबियसली आसान होता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप करेंगे तो आपको कमर का दर्द होने के चांसेस से बच सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ एक्सरसाइजेज भी वो नहीं जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाए 40-40 किलो का वजन उठा रहे हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइजेज, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज, रनिंग कर लेना 5 मिनट हफ्ते के अंदर 3 बार, ठीक है। और जो है वो हल्का फुल्का घर का काम कर लेना, ऑफिस वर्क कर लेना। एरोबिक एक्सरसाइजेज या रनिंग वनिंग करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ताकत आती है और इससे कमर का दर्द होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मसल स्ट्रेंथ कैसे जी इंपॉर्टेंट है, आप में इम्पॉर्टेंट है। अब हल्का फुल्का जो है ना आप ये समझिए कि गोश्त वगैरह अपनी डाइट में शामिल करें, आप हेल्दी डाइट खाएं। जब आप हेल्दी डाइट खाएंगे ना तो
मसाइल अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब हेल्दी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हेल्दी और बैलेंस डाइट, इस पर किसी दिन बात करेंगे, ये बहुत लंबी बात है, इस पर आप 1 घंटा बात कर सकते हो, ठीक है, कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस टाइम पे खाना चाहिए। हमारे लोगों में हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर रमज़ान आ रहे हैं तो शुगर पे शुगर ठूसे जा रहे हैं, अगर बड़ी ईद आती है तो हफ्ता महीना जो है गोश्त डाइट स्टार्ट कर देते हैं, कब्ज़ हो जाती है, बड़े मसाइल से आ जाते हैं, और रमज़ान के अंदर शुगर लेके बैठे हुए होते हैं। तो बड़े जो बैलेंस डाइट है इनका कॉन्सेप्ट नहीं लोगों के अंदर, ठीक है। इस पर किसी दिन बात करेंगे फिर बात, ठीक है। और अपना वेट काबू में रखें, ठीक है, वेट काबू में रखें। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा आपको उठाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप वज़न कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो कमर में दर्द होने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और स्मोकिंग बंद कर दें, ठीक है जी, स्मोकिंग क्विट कर दें। स्मोकिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कमर का दर्द रह रहा है और आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, सादा सी जुबान, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट सिटिंग, स्मार्ट क्विटिंग। देखिए पहली चीज़ आपको मैंने बताई एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, जो आपका अगर आपकी जॉब है ऐसी जो कि आप सिर्फ बैठे बैठे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा अपनी कुर्सी पर इन्वेस्ट करेंगे ना उतना अच्छा है। अब मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, हालांकि मैं इतना टाइम नहीं होता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे बैठता हूँ इस कुर्सी के ऊपर, 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, तीर मार लिया, नहीं तो आधा घंटा भी नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे ऑफिस सेटअप में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है ना तो ये कुर्सी है, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कमर जो है ना वो आप ही की है, सही है। सेकंड ये करें कि एक चीज़ कहलाती है सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, ठीक है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब मैं मेड स्कूल में होता था तो वहाँ पे ये स्टार्ट आया था, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आया था। देखिए हम सबको ये पता है कि सिगरेट जो है ना वो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ज़्यादातर उनको ये नहीं पता कि जो बैठना है ना, ठीक है, लंबे अरसे के लिए वो उतना ही नुकसानदेह है जितना कि स्मोकिंग है। बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पर बहुत रिसर्चेज आ चुकी हैं। अगर आप में से कोई जो है वो थोड़ा सा एजुकेटेड इंसान है तो पबमेड खोले और इसमें रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े कि जो है ना सिटिंग और स्मोकिंग जो है वो उसमें दरम्यान में तकरीबन इतना सा भी फ़र्क नहीं है, नुकसान कितना नुकसानदेह, ये दोनों तकरीबन इक्वली नुकसानदेह, ज़्यादा अरसे तक बैठना और सिटिंग, ठीक है। अगर आप 30 मिनट्स तक बैठ रहे हैं तो उठ के 1-2 मिनट के लिए वॉक कर लें या फिर अपनी कुर्सी बैटर कर लें, तो इससे भी आपकी जो कमर है उसको सुकून मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लेट रहे हैं तो लेटने के वक्त भी ऐसे ही है। कोई भी पॉस्चर अगर आप लंबे अरसे के लिए रखते हैं ना तो आपका जिस्म थक जाता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा 8 से 10 घंटे से ऊपर लेटेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी कमर भी थक जाती है लेटे लेटे। अगर आप 15 में से 20 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह पे बगैर हिले डुले खड़े रहेंगे आपकी कमर थक जाएगी। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा किसी जगह पर बैठे रहेंगे तो आपकी कमर थक जाएगी, ठीक है। तो मूवमेंट करते रहें, हल्का फुल्का हिलते जुलते रहें, तो ये स्मार्ट पॉस्चरिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बैक पेन की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तशख़ीस की बात की जाए या डायग्नोसिस की बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका दर्द किस नौइयत का है, किस किस्म का है, आपको मैंने जो चीज़ें बताई वो भी आपको आ रही हैं। अब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर जो है वो कौन से टेस्ट करवा सकता है। देखें डॉक्टर आपको बहुत से स्टार्टिंग से टेस्ट जो है ना मैं आपको आइडिया दूँ तो सबसे पहले वो आपके नॉर्मली एक्सरे करवाएगा। एक्सरे करवाने के साथ साथ हो सकता है आपको जो है वो कुछ खून के टेस्ट करवा ले, कैल्शियम के टेस्ट करवा ले, विटामिन डी के लेवल्स करवा ले, कैल्शियम विटामिन वगैरह आपके जिस्म में चेक कर ले, कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर दे। ये वो 2 चीज़ें करेगा। फिर उसके बाद अगर उसे लगेगा नहीं जी एक्सरे में थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो फिर अमूमन वो डॉक्टर जाएगा CT स्कैन या फिर MRI की तरफ, ठीक है। अब जो CT स्कैन होता है वो ज़्यादा अच्छे से हड्डियाँ दिखा सकता है और जो MRI होता है वो ज़्यादा अच्छे से गोश्त दिखा सकता है। MRI जो है उसको जो है ना बहुत वैरायटी है कि आप सोच है उसमें बहुत से MRI होते हैं जो कि हड्डियों के लिए भी ख़ास तौर पे होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन पहले एक्सरे देन CT देन MRI, जैसे जैसे उसे मसाइल जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर मसला जो है वो छुपा हुआ होगा तो इस तरह टेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर उसे दोनों चीज़ों से जो है वो उसको लगेगा कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं मुझे, ठीक है, तो फिर हो सकता है वो बोन स्कैन करवाए, डेक्सा स्कैन करवाए। ये तमाम चीज़ें जो हड्डियों की मजबूती देखने के लिए चेक किए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर उसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जिस्म के अंदर आपके निचले हिस्से में कोई कमज़ोरी फील हो रही है या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के कैनाल है वो छोटी हो गई है, आपको स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया, तो अमूमन तौर पे वो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ यानी कि जो आपकी नसों होती हैं उनकी कंडक्शन की स्टडीज़ भी करवा सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं जो आपका डॉक्टर ऑर्डर कर सकता है तशख़ीस के लिए। तो इलाज की बात करते हैं। सबसे पहले तो इलाज में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखें जो कमर का दर्द है 90% ऑफ द टाइम वो एक छोटी मोटी किसी वजह से हो रहा होता है। आप एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहलाता है मेडिकल में, आपको जब दर्द हो आपने दवाई खा ली, आपको जो दर्द हुआ आपने पैनाडोल खा लिया, आपको दर्द हुआ जी आपने कोई भी एनसेड उठा के खा ली,
तो उससे क्या होता है कि जो आपका वक्ती दर्द होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और 90% ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाता है। अगर वो ना भी हो, अगर कहीं पे मसल में मसला हो, यहाँ पे गोश्त का कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो भी 2 से 3 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में वो दर्द अपना ख़त्म होना शुरू हो जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर चला जाता है। लेकिन अगर दर्द ना जाए, आप डॉक्टर के पास गए, अब वो आपका इलाज स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। अब क्योंकि ये दर्द ऐसा है जो कि किसी आम वजह से नहीं है, तो जो उसकी वजह होगी वो उसी वजह के हिसाब से उसका इलाज करेगा, ठीक है। अगर कहीं पे फ्रैक्चर होगा तो आपको पता है कास्ट लगाएगा, उसको आपको जो हड्डी टूटने का फ्रैक्चर का प्रोटोकॉल होता है, फिर भी किसी दिन बात करेंगे उस पर, उस तरीके से चलेगा। यानी कि आपके फ्रैक्चर का इलाज कर रहा होगा। अगर कहीं पे गोश्त फटा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फटा होगा तो उसका इलाज करेगा। टीबी होगा तो टीबी का इलाज करेगा, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ इलाज करेगा। अगर स्पाइनल प्रॉब्लम हुई तो उसका मुख्तलिफ इलाज, उसमें रेडियोथेरेपी करेगा, सर्जरी करेगा। बाजू का क्या होता है, फ्रैक्चर ज़्यादा गहरे होते हैं तो उसमें भी सर्जरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो बाजू का क्या होता है, सिर्फ गोश्त की वजह से ऐसा हो रहा होता है तो बाजू का मसल रिलैक्सेंट यानी कि गोश्त को नरम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, तो मैंने इसका शायद स्टार्टिंग में जिक्र नहीं किया, उन्हें स्ट्रेस रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है कि वो लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उनका जिस्म के अंदर जो मसल्स होते हैं वो खुद ब खुद जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें खिंचाव रहता है। उसकी वजह से जो वहाँ पर गोश्त होता है वो एक वक्त तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उनको जब मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं या मसल जो गोश्त नरम करने वाली दवाई दी जाती है तो उसका दर्द ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। तो जो लोग टेंशन लेते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। उनका हेडेक भी दर्द कर रहा होता है साथ में कमर के, ठीक है। और एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे देते हैं बाज़ औक़ात इसके साथ जब स्ट्रेस का कोई इशू आता है तो, ठीक है जी। और एट दी एंड फ़िज़िकल थेरेपी आप फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं स्पेशल, वो डॉक्टर्स ही इसी चीज़ के होते हैं। दे आर नॉट MBBS बट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं इस चीज़ों के अंदर कि मालिश कैसे करनी है और जो फिजियोथेरेपी कैसे करनी है। अब स्ट्रोक का मरीज़ जो होता है, जिनको फालिज का इशू होता है या जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई भी होती है, उनको अमूमन फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, आपकी जो नॉर्मल जो मसल है, आपके जो गोश्त है, उसमें ताकत बहाल करने के लिए एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो कराएंगे, ठीक है। तो अगर इन दवाइयों के साथ साथ बाज़ औक़ात क्या होता है, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट को भी रेफ़र करते हैं ताकि वो आपको फिजियोथेरेपी भी इसके साथ साथ करता रहे। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको आर्थराइटिस वगैरह हो, ठीक है, आपकी इन्फ्लेमेशन चल रही हो, आपकी हड्डियों में जो है वो सूजन स्टार्ट हुई भी हो, तो उसके लिए बाज़ औक़ात स्टेरॉइड्स वगैरह भी लगा सकता है आपका डॉक्टर, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इलाज के नाम पर आपका डॉक्टर कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आई होप कि मैंने जो इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको भी पूरा कमर में दर्द का जो प्रॉब्लम है ये समझ में आ गई होगी। आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस छोटी सी मेरी कावज से कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।